हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ निशा एंड यू आर वाचिंग देवभूमि हिमाचल। पिछले कल मैं पर्सनल रीजंस की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, उसके लिए दिल से सॉरी। और उससे पिछले कल जब मैंने वीडियो अपलोड किया था तो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वीडियो कंप्लीट जो है वो अपलोड नहीं हो पाई थी, हाफ़ ही अपलोड हुई थी। तो जो बची हुई वीडियो थी वो मैं आज दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ आपके लिए, और आई होप कि आज जो है कोई इशू ना आए और आपको वीडियो जो है वो पूरा मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। और आज का जो वीडियो है वो भी आपको साइकोलॉजी पे मिलेगा, जो अपलोड नहीं हो पाया था। ठीक है, उससे आगे हम आज डिस्कस करेंगे। आई थिंक उस दिन हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि XY और XX क्रोमोसोम्स, ये सारी चीज़ें हमने उस दिन देख ली थी। हम ट्विंस तक पहुँचे थे जहाँ तक मुझे याद है, बाकी आप देख लीजिएगा की बात हम कर रहे थे। जो ट्विंस, जो जुड़वा बच्चे जो होते हैं उनकी बात हम कर रहे थे। तो दो प्रकार के जो ट्विंस होते हैं आपके पास, ठीक है। उसमें पहला है आइडेंटिकल ट्विंस और सेकंड है आपके पास फ्रेटर्नल ट्विंस। ओके, जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ना वो सेम होते हैं, ठीक है। उनका जो सेम सेक्स हो सकता है, सेम फेस होगा और सिंगल सेल फर्टिलाइजर होते हैं। ये मतलब एक ही सेल से ये फर्टिलाइज होते हैं, एक इसलिए जो है इनका जो सेक्स है वो भी सेम रहता है, जो फेस का स्ट्रक्चर है वो सारी चीज़ें भी सेम रहती है और इनकी हैबिट्स भी जो है वो भी सेम ही रहती हैं, ठीक है। वो होते हैं आपके आइडेंटिकल ट्विंस। इनको जो है हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं। फिर आते हैं आपके फ्रेटर्नल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस जो है इनको ये जो है एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। बट इनका जो सेक्स है वो सेम भी हो सकता है, ओके, और डिफरेंट भी हो सकता है। लेकिन इसमें सेम होने की पॉसिबिलिटी कम रहती है, डिफरेंट सेक्स होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। इनकी आइडेंटिटी डिफरेंट रहती है और सेक्स जो है वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। इनको जो है हम डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं, आपके फ्रेटर्नल ट्विंस को। तो आपने याद रखना है 2 टाइप्स के ट्विंस होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस, ठीक है। कुछ बच्चे आपने जुड़वा ऐसे देखे होंगे जो कि होते तो ट्विंस हैं बट उनका फेस भी बिल्कुल नहीं मिलता है, और मतलब जुड़वा बच्चे होते हैं, या तो वो भाई बहन होंगे या फिर वो दोनों बहनें होंगी या फिर वो दोनों भाई होंगे, बट उनकी जो शक्ल है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती है, लेकिन होते वो ट्विंस हैं, ठीक है। तो वो आपकी किस कैटेगरी में आएंगे? वो आपके आएंगे फ्रेटर्नल ट्विंस में। और कुछ ट्विंस जो हैं वो आपने ऐसे देखे होंगे जिनकी शक्ल भी बिल्कुल मैच करती है, ठीक है, उनकी हैबिट्स भी मैच करती हैं, ठीक है, और या तो वो दोनों बहनें होती है या फिर दोनों ही भाई होते हैं। उस तरह की ट्विंस भी आपने देखे होंगे, तो वो आपके आइडेंटिकल ट्विंस कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास नेचर वर्सेस नर्चर। देखिए यहाँ पर जो ये नेचर है इसका मतलब एनवायरनमेंट नहीं है, इसका मतलब है हेरिडिटी। नेचर का यहाँ पर क्या मीनिंग है? नेचर का मीनिंग है हेरिडिटी, ठीक है। और जो आपका नर्चर है इसका मीनिंग है यहाँ पर एनवायरनमेंट। तो आपने नेचर देख के ये मत सोच लेना कि ये एनवायरनमेंट के लिए यूज़ हुआ है। नेचर का साइकोलॉजी में एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं है। नेचर यहाँ पर जो है वो हेरिडिटी के लिए यूज़ हुआ है, जबकि जो नर्चर है आपका वो आपका एनवायरनमेंट के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर एक टर्म दी गई है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट जो है वो आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का मिक्सचर है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है वो आपकी डेवलपमेंट कहलाती हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। जो आपके डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो 7-8 प्रिंसिपल बताए गए हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। देखिए हमने अभी पिछली 1-2 वीडियो में डिस्कस किया था कि जो आपकी डेवलपमेंट है वो आपकी वूम टू टूम चलती है, ठीक है। जब आप एक भ्रूण होते हैं, जब आपके गर्भ में होते हैं, ठीक है, तब से लेकर और जब तक कि इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती है, वो कब्र तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक उस इंसान की जो डेवलपमेंट है वो होती रहती है, ठीक है। ये हमने देखा था। जबकि हमने दूसरी तरफ हमने देखा था कि जो ग्रोथ है आपकी वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ में जाकर जो है वो रुक जाती है, जबकि डेवलपमेंट जो है वो आपकी शुरू से लेकर एंड तक जो है वो चली रहती है। सेकंड है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग टू जनरल टू स्पेसिफिक।
ये जो आपकी डेवलपमेंट है वो आपकी जनरल टू स्पेसिफिक चलती है। जनरल टू स्पेसिफिक कैसे, देखिए हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे पास 2 टाइप्स की जो मोटर स्किल्स होती हैं, ठीक है, फिजिकल स्किल्स। फर्स्ट होती है हमारे पास ग्रॉस मोटर स्किल्स, सेकंड होती है फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स में हमने देखा था कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो किसी भी चीज़ को उठाने के लिए पूरे हाथ का यूज़ करता है, क्योंकि उसकी उंगलियों में अभी वो ताकत नहीं होती है, वो पकड़ नहीं होती है कि वो अपनी उंगलियों से कोई चीज़ उठा पाए, अपनी उंगलियों के बीच में पेंसिल पकड़ पाए, ठीक है। तो बच्चे में वो नहीं होता है, वो धीरे धीरे डेवलप होती है चीज़। तो पहले क्या होता है, पहले होती है ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस मतलब पूरी मसल्स, बड़ी मसल्स का आप यूज़ कर रहे हैं। फिर आता है फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स में आपकी जो छोटी मसल्स हैं उनका यूज़ होता है। धीरे धीरे जब बच्चा डेवलप होने लगता है, बड़ा होने लगता है, तो उसकी जो फाइन मोटर स्किल्स हैं उस पर जो है अच्छी पकड़ आ जाती है, ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जनरल टू स्पेसिफिक जो है वो आपकी डेवलपमेंट चलती है, मतलब होल टू पार्ट चलती है। पहले किसी पूरी चीज़ से बच्चा जो है वो काम करेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे जो है फिर फाइन मोटर स्किल्स की तरफ जाता है, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी। इसमें जो है हम प्रेडिक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखते हैं फोर्थ, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको पता ही है और नाम से भी हमें ये डिफाइन हो रहा है कि जो इंडिविजुअल हैं, ठीक है, अलग अलग जो व्यक्ति हैं वो डिफरेंट होते हैं। दुनिया में कोई भी 2 इंसान एक जैसे नहीं हो सकते। इवन आपके जो ट्विंस होते हैं ना, उनमें भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो उनको एक दूसरे से डिफरेंट बनाती है। कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, ठीक है। कोई भी पर्सन जो है वो दुनिया में एक जैसा बिल्कुल नहीं होता है, उनमें कोई ना कोई डिफरेंसेस होते हैं। तो वो है आपका ये प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला कॉन्सेप्ट, ओके। फिर हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में हमने डिस्कस किया था स्फेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। स्फेलोकॉडल मैंने आपको बताया था कि स्फेल से लेकर आपकी टो तक जो है वो डेवलपमेंट होती है, हेड टू टो होती है, ठीक है, वो है आपका स्फेलोकॉडल। और प्रॉक्सिमोडिस्टल में हमने डिस्कस किया था कि सेंटर टू आउटवर्ड आपका ये चलता है, ठीक है। सेंटर से शुरू होकर आउटवर्ड जो है वो आपकी डेवलपमेंट चलती है, वो है आपकी प्रॉक्सिमोडिस्टल। इस तरह से आपने याद रखना है, क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में भी ज़्यादा कुछ है नहीं। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन में हमने देखा था कॉग्निटिव, फिजिकल एंड सोशल जो आपस में कैसा इनका रिलेशन है, ये उसमें दिखाया गया है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन में। फिर हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग। हमने देखा था कि मैच्योरिटी जो है वो आपकी हाईली रिलेटेड है हेरिडिटी से, ठीक है। फिर हमने देखा था फिर हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न या फिर प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म है, ठीक है। डेवलपमेंट का एक सिद्धांत है ये कि जो डेवलपमेंट है वो आपकी सीक्वेंस में चलती है, एक पैटर्न में चलती है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट का जॉइंट प्रोडक्ट है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट जो है वो आपकी डेवलपमेंट की जॉइंट प्रोडक्ट है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना है, डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी मल्टीप्लाई एनवायरनमेंट। इस तरह से आपने ये याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए मैंने आपको लिखवाया है ये। फिर हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लाइनर डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल का क्या मतलब है यहाँ पर कि जो आपकी डेवलपमेंट है वो आपकी सीधी लाइन में नहीं चलती है। वो आपकी कैसे चलती है, वो आपकी स्पाइरल वे में चलती है कि देखिए पहले आपकी डेवलपमेंट शुरू होगी, फिर एक सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ में जाकर जो है वो रेस्ट लेगी, वो रुकेगी, पॉज लेगी, ठीक है। उसके बाद फिर से आपकी डेवलपमेंट शुरू होगी, फिर से थोड़ा पॉज लिया जाएगा, फिर से डेवलपमेंट शुरू होती है, फिर से थोड़ा पॉज लिया जाता है, थोड़ा रेस्ट लिया जाता है, उसके बाद फिर से डेवलपमेंट शुरू होती है। इस तरह से जो है आपकी स्पाइरल वे में जो है आपकी डेवलपमेंट होती है, ना कि आपकी एक लाइन में, सीधी लाइन में आपकी डेवलपमेंट नहीं होती है, ओके। और आपको पता है जनरल टू स्पेसिफिक चलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास टीचिंग मेथड्स। अब हम कुछ टीचिंग मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं, ये भी आपके इम्पॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। फर्स्ट है आपके पास स्टोरी टेलिंग मेथड।
स्टोरी टेलिंग मेथड, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि स्टोरी टेलिंग मेथड क्या होता है, जिसमें आप बच्चे को जो है एक स्टोरी के माध्यम से जो है वो टीचिंग करवाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर जो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डेवलप होती है स्टोरी टेलिंग मेथड से, तो वो होती है फोकस। देखिए, जब आप बच्चे को कोई स्टोरी सुना रहे हैं तो बच्चा क्या करता है, बिल्कुल ध्यान से सुनता है। ठीक है, उसका इंटरेस्ट होता है क्योंकि स्टोरी में, और वो इमेजिनेशन भी करेगा साथ में। अगर आप बच्चे को सुना रहे हैं कि जंगल में एक हाथी है, एक शेर है, तो बच्चा क्या करेगा, उसके दिमाग में वो आपकी स्टोरी पे फोकस तो कर ही रहा है, बट वो अपने दिमाग में इमेजिन भी कर रहा है कि कोई एक जंगल है और वहाँ पर एक शेर और एक हाथी है। उस तरह से बच्चे की इमेजिनेशन चलती रहती है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, बच्चा जो है जब आप उसको स्टोरी टेलिंग के माध्यम से पढ़ाते हैं तो वो कॉन्सेंट्रेट करता है आपकी चीज़ों पर, आपकी वर्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट करता है। ठीक है, वोकैबुलरी उसको मिलती है जैसे जैसे आप स्टोरी टेलिंग के मीडियम से जो है उसको पढ़ा रहे हैं। फिर है उसका इंटरेस्ट जो है वो भी डेवलप होता है। तो स्टोरी टेलिंग मेथड कैसा है, अच्छा है। ठीक है, लेकिन ये जो है मोस्टली हम छोटे बच्चों के लिए यूज़ करते हैं ताकि उनका इंटरेस्ट जो है वो धीरे धीरे स्टडी की तरफ को बना रहे। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट बुक मेथड। जो आपका टेक्स्ट बुक मेथड है, ये इसमें जो है हम बुक लेते हैं और डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं या पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ये उस तरह का मेथड है। ठीक है, फिर थर्ड है हमारे पास लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। लेक्चर मेथड जो है आपका, इसको हम चॉक एंड टॉक मेथड भी कहते हैं, या फिर इसको हम ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। आप पढ़ा रहे और लिख रहे हैं, ये आपका एक ट्रेडिशनल मेथड था, लेक्चर मेथड। ठीक है, अगर हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो लेक्चर मेथड जो है वो आपका क्वेश्चन पुट करने के लिए एक एडवांटेज है। ठीक है, बीच में बच्चा जो है वो क्वेश्चन पुट कर सकता है, टीचर भी पूछ सकता है। फिर शॉर्ट पीरियड और वास्ट रीच, क्या होता है लेक्चर मेथड में कि बहुत बड़ा चैप्टर भी अगर होगा तो आप उसको एक शॉर्ट पीरियड में आप पढ़ा देंगे, थोड़े से टाइम में आप उसको कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, वास्ट रीच है, सब तक पहुंच है इसकी। ओके, और चीप, सस्ता है ये लेक्चर मेथड, ज़्यादा मेहनत ना टीचर को करनी पड़ती है ना स्टूडेंट्स को करनी पड़ती है। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। डिसएडवांटेजेस है बोरिंग एंड टायरसम। बोरिंग होता है, आपको पता है कि अगर हमें कोई लेक्चर देने लग जाता है तो हमारा ध्यान उस तरफ बिल्कुल नहीं होता है और हम जो है वो बहुत जल्दी जो है वो बोर हो जाते हैं। ठीक है, थक जाते हैं बहुत जल्दी। फिर आपके पास अगेंस्ट द लॉ ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, ये उस नियम के खिलाफ है जहाँ पर बच्चा करके सीखता है। आपने देखा होगा पीछे हमने लॉस पढ़े थे। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग भी उसमें था कि बच्चा जो है वो करके सीखता है, तो ये उस लॉ के अगेंस्ट है। अगर आप लेक्चर देंगे तो बच्चा करके तो सीख ही नहीं रहा है, बच्चा तो सिर्फ सुन रहा है जो कि आप उसको सुना रहे हैं। ठीक है, तो ये मेथड अच्छा नहीं है। फिर है टीचर सेंटर्ड, क्योंकि आप लेक्चर दे रहे हैं, आप एक टीचर है तो आप लेक्चर दे रहे हैं, तो ये टीचर सेंटर्ड मेथड हुआ क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन ही नहीं है। फिर है पैसिव लिसनिंग, बच्चा जो है सिर्फ क्या कर रहा है, पैसिव लिसनिंग कर रहा है। बच्चा ना इमेजिनेशन कर पा रहा है ना कंसंट्रेशन कर पा रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं हो रही हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आपका वो होता है कि जब हम स्टूडेंट्स को जो है वो डेमो दिखाकर जो है उस चीज़ से हम पढ़ाते हैं। कोई आप डेमो दे रहे हैं, ठीक, मतलब कोई चीज़ आप दिखाकर बच्चों को समझा रहे हैं, तो वो है आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। फिर है ट्यूटोरियल मेथड, उसके बाद है क्वेश्चन आंसर मेथड। क्वेश्चन आंसर जो मेथड है, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था कि आपका जो क्वेश्चन आंसर मेथड है वो किसने दिया था, तो वो आपका सुकरात ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, सुकरात का नाम आपने सुना होगा पॉलिटिकल साइंस में, तो सुकरात थे जिन्होंने आपका क्वेश्चन आंसर मेथड दिया था, NA। ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर जो मेथड है ये आपका किसने दिया था, सोक्रेट्स ने दिया था, आपका सुकरात ने दिया था। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। फिर हम देखते हैं डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड में क्या होता है कि आप डिस्कस कर रहे हैं बच्चों के साथ और बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। इसमें जो है ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है बच्चों में। ठीक है, बच्चा जो है क्वेश्चन पूछ सकता है, डिस्कस कर सकता है, और टॉलरेंस होती है, बच्चे जो है एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें डेवलप होती हैं। फिर हम देखते हैं
ह्यूरिस्टिक मेथड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ह्यूरिस्टिक मेथड, इसको इस मेथड में जो है ह्यूरिस्टिक मेथड जो है ये आपका किसने दिया था, क्वेश्चन इस तरह से पेपर में पूछा जाता है कि ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दिया था। देखिए दो चार टीचिंग मेथड है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आपने जो भी इंपॉर्टेंट है उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ह्यूरिस्टिक मेथड जो है ये आपका दिया था H.E. आर्मस्ट्रांग ने, आपने H.E. आर्मस्ट्रांग का नाम याद रखना है, इन्होंने जो है आपका ह्यूरिस्टिक मेथड दिया था। और इस मेथड को जो है ऑल्सो कॉल्ड द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी हम ह्यूरिस्टिक मेथड को कहते हैं। इसमें जो है प्रॉब्लम को इम्पोज किया जाता है, फिर हाइपोथेसिस लगाकर जो है आप उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड जो है ये आपका W.H. किलपैट्रिक ने दिया है प्रोजेक्ट मेथड। ये हमने पिछले एक वीडियो में डिस्कस भी किया था प्रोजेक्ट मेथड, जब मैं आपको सिर्फ मेथड्स करवा रही थी कि कौन किसने दिया है, उस समय ये आया था प्रोजेक्ट मेथड जो है आपका किलपैट्रिक ने दिया है। और ये जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे जो है बेस्ड है, ठीक है। और जो आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन है ये किसने दिया था कॉन्सेप्ट, तो ये दिया था आपका जॉन डेवे ने। जॉन डेवे ने कहा था प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में। और इस मेथड में क्या होता है, प्रोजेक्ट के माध्यम से आप पढ़ाते हैं, ग्रुप वर्क के माध्यम से आप पढ़ाते हैं, ठीक है, ग्रुप वर्क इसमें होता है। फिर है डिस्कवरी मेथड। डिस्कवरी मेथड जो है ये आपका सोशल साइंस की पास्ट प्रॉब्लम्स जो होती हैं उससे संबंधित है। देखिए डिस्कवरी नाम से आपको पता चल रहा होगा, ठीक है, डिस्कवरी मेथड तो खोज का एक तरीका है कि सोशल साइंस में ही ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर जो है हम डिस्कवरी करते हैं, तो ये वो वाला मेथड है डिस्कवरी मेथड, ठीक है। ये भी आपकी टीचिंग का एक मेथड हो सकता है। तो ये हैं हमारे कुछ टीचिंग मेथड्स। तो ये थी आपकी आज की क्लास। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सबकी हेल्प करनी होती है यार, सबका ही टैट का एग्ज़ाम होगा, आपके फ्रेंड्स का भी, ठीक है, उनके साथ भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। जब आप अपने दोस्तों के साथ HP टैट क्रैक करेंगे, आपका भी हो जाएगा, आपके दोस्त का भी हो जाएगा, तो अच्छा लगता है ना, आप भी आगे बढ़ रहे हैं, आपका दोस्त भी आगे बढ़ रहा है, उनको भी वीडियो सजेस्ट कीजिए, उनको भी उनके साथ लिंक शेयर कीजिए, ठीक है, उनके साथ डिस्कस कीजिए। तभी डिस्कस करने से ही आपको चीज़ें याद रहेगी, अदरवाइज़ चीज़ें याद नहीं रहती है। मकसद ये नहीं है कि आपने मेरी वीडियो देखी और पेपर देने चले गए। आपने मेरी वीडियो देखी, शॉर्ट नोट्स बनाए, उसके बाद जब भी आपको टाइम मिला आपने वो रिवाइज़ किए। एटलीस्ट एग्ज़ाम्स अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो एग्ज़ाम आने तक आपके वो 2 बार रिवाइज़ हो जाने चाहिए, तभी आपको चीज़ें याद रहेगी, ठीक है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। कल शायद मैं ज्योग्राफी पे वीडियो लेकर आऊँ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।